हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बेसिकली आज जो हमें पढ़ना है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा लॉ? सेकेंड लॉ। तो हमें थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ के बारे में आज पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हम अपने पिछले लेक्चर के बारे में बात करें थोड़ा सा, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? एंथैल्पी पढ़ा था और हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो और आज हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब एंट्रोपी को पढ़ेंगे, है ना। तो आते हैं अपने टॉपिक पर, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बेसिकली है क्या? ये हमारा सेकेंड लॉ, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ। तो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ कहता है कि जो एंट्रोपी होती है हमारे इस यूनिवर्स की, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्टिंग में ही जब सिस्टम, सराउंडिंग, इन सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है, तो उसमें हमने बात किया था कि हमारा जो यूनिवर्स है, ठीक है, वो कैसा सिस्टम है? वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। तो सेकेंड लॉ जो हमारा है वो कहता है कि जो एंट्रोपी है, ठीक है। अब ये एंट्रोपी क्या है, ठीक है, तो इसका नाम आप आज दूसरी बार सुन रहे होंगे आई गेस, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हमने स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था, तो हमने वहां पर इन भाई साहब के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था कि ये हमारे जो है स्टेट फंक्शन होती है, ठीक है, ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में थोड़ी सी हमारी बात हुई थी, लेकिन ज्यादा नहीं हुई थी। ज्यादा आज हम इनके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो पहले तो आप ये समझें कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो सिस्टम की एंट्रोपी होती है, ठीक है, या सिस्टम से हम यूनिवर्स को कंसीडर करेंगे, तो जो एंट्रोपी होती है वो कॉन्टिन्यू इंक्रीज करती रहती है यूनिवर्स की। अच्छा ये सोचो कि कोई चीज कॉन्टिन्यू इंक्रीज कर रही है तो वो कहाँ जाएगा? है मतलब अजीब नहीं हो गया थोड़ा? कोई बात नहीं, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, यहीं पे रहेगा। ये कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं है जो इंक्रीज करी तो हमारे लिए साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। फिलहाल बाकी हर चीज के इफेक्ट और साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन फिर भी ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, तो आप घबराइएगा बिल्कुल मत, ठीक है। एंट्रोपी है ये, ठीक है। तो एंट्रोपी सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है कि जो सिस्टम की एंट्रोपी होती है, यूनिवर्स की एंट्रोपी आप बेसिकली कहेंगे, ठीक है, सिस्टम नहीं कहेंगे, यूनिवर्स की एंट्रोपी कॉन्टिन्यू इंक्रीज करती रहती है, ठीक है। अब ये कॉन्टिन्यू इंक्रीज करेगी तो एक स्पॉन्टेनियस वे में इंक्रीज करेगी। ऐसा नहीं कि हम धक्का लगाए चले जा रहे हैं, वो आगे बढ़ी चली जा रही है ना, ऐसा नहीं होगा। स्पॉन्टेनियस, अब ये स्पॉन्टेनियस कौन सी बला है ना, दूसरा एक जो वर्ड आता है स्पॉन्टेनियस, ठीक है, बोलते हैं ना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये जो हमारी स्पॉन्टेनियस वाला है ना, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जैसे आप, वैसे गर्मी तो ना चली गई है ना, ऑलमोस्ट ठंडी आ ही गई है और अभी बहुत भयंकर वाली होगी। तो बेसिकली अगर आप बात करें तो आप आइसक्रीम, है ना, गर्मियों में सबसे पसंदीदा आइसक्रीम, ठीक है, तो फ्रीजर से भी आप अगर आइस क्यूब या बर्फ निकाल करके बाहर रख देते हैं, वो अपने आप पिघल जाती है। हम उसमें कोई एक्सटर्नल कुछ भी नहीं यूज करते हैं, ना तो हम जाकर के उसको एकदम कूटते हैं ठक ठक ठक, और ना ही हम जाकर के उसको गैस पे चढ़ा देते हैं कि पिघल जाए, ठीक है। वो अपने आप फ्लो में पिघल जाती है ना, कुछ चीजें होती है नहीं, फ्लो में हो जाती है, तो वो भी एवे फ्लो में पिघल जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होती हैं जो नेचुरली हो जाए, है ना, ये वर्ड परफेक्ट रहेगा, नेचुरली हो जाए, अपने आप हो जाए, ठीक है, रैंडमली एकदम नेचुरल वे में हो जाए, ठीक है। तो इन दो वर्ड का बहुत ही खास रोल है आज, है ना, सबका दिन आता है, इन दोनों का भी आज दिन आया है, ठीक है, लास्ट लेक्चर में ही सही बट आया है आज दिन, ठीक है। तो बेसिकली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बस यही कहता है कि एंट्रोपी सिस्टम यूनिवर्स की हमारी, हमको ना थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते पढ़ाते सिस्टम से प्यार हो गया, आज तो हर बात पे सिस्टम निकल रहा। एंट्रोपी जो है हमारी यूनिवर्स की वो कंटिन्यू इंक्रीज करती रहती है इन एज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, या हम कह लें स्पॉन्टेनियसली इंक्रीमेंट होता रहता है, ठीक है। तो अगर आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है, अभी एंट्रोपी भी हम समझेंगे, ठीक है, आराम से फ्लो में धीरे धीरे सबको समझेंगे, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट कहता है कि द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजेस
आई बात समझ में? मैंने थोड़ा जानबूझकर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ताकि आप इस स्टेटमेंट को अपने मस्तिष्क में, है ना, सेट कर लें। बहुत टफ नहीं है, इजी बना दिया इसको। द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजेस इन कोर्स ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस चेंज। ठीक है, मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज करती जाएगी हमारे सारे स्पॉन्टेनियस चेंजेस में। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखें तो अब तक हम क्या पढ़ते हैं, हमने जो है केमिकल रिएक्शंस की बात की, हमने जो है एंथैल्पी में जब बात की तो हमने वहां पर जो है क्या कहा, हीट कंटेंट की बात की किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, हम अभी जब एंट्रोपी पढ़ेंगे तो उसमें भी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, वो भी हमारी कहीं ना कहीं फिजिबिलिटी को कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करेगी। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे गिफ्ट फ्री एनर्जी पर, तो वहां पे तो बेसिकली बात हमारी चेंजेस की हो रही। ठीक है, तो अगर इससे हम एंट्रोपी को रिलेट करते हैं, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आप इससे एंट्रोपी को रिलेट करोगे, ठीक है, ये तो हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, ठीक है, कि एंट्रोपी हमारे यूनिवर्स की हमेशा बढ़ती जाती है? तो अगर आप यहां पर एंट्रोपी की बात करेंगे, ठीक, अगर आप आ जाएंगे एंट्रोपी पर, बड़ी देर से एंट्रोपी एंट्रोपी के तो कह रही हो, पता नहीं क्या ही होता है एंट्रोपी, कौन सी बला है इतनी, कहीं इसको इंपॉर्टेंट दी जा रही हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, पहली बात तो ये हमारे अंग्रेजी के बहुत ही सुंदर अक्षर एस से डिनोट होता है। ठीक है, ये लेटर मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, ये एस से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और अगर आप इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करेंगे, ठीक है, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारा होता है, देखो पहले तो एंट्रोपी समझ लो। ठीक, तो एंट्रोपी हमारा क्या कहलाता है, रैंडमनेस। बस ये एक वर्ड, रैंडमनेस। किसी भी सिस्टम में जो रैंडमनेस है वही हमारी एंट्रोपी है, कोई भी सिस्टम। ठीक, तो जो रैंडमनेस है वही एंट्रोपी है। अब एक और कंफ्यूजन पैदा कर दी मैंने, है एक और चीज नई डेवलप कर दी है, रैंडमनेस क्या होती है। ठीक है, तो इसको आप समझ लें डिसऑर्डर, डिसऑर्डरनेस या डिसऑर्डर। ठीक है, डिसऑर्डर का मतलब होता है हम अपने घरों में बेसिकली छोटे छोटे बच्चे, अरे छोटे के हम भी छोटे ही हैं, बड़े नहीं हो गए हैं, एकदम उछल कूद मचा लेते हैं। कभी ऐसा नहीं तो मम्मी कहती है हाँ पता चल जाए मोहल्ले वालों, क्योंकि इनके घर में बच्चे रहते हैं, है ना, अरे भाई घर है बच्चे रहेंगे। ठीक है, तो डिसऑर्डर मतलब हम नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे हमारे दो चार फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो हम खूब एकदम मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, पूरा घर को डिसऑर्डर कर देंगे। नॉर्मली जहां पर चीजें रखी होती है ना वो फिर पाई ही नहीं जाएंगी वहां पर, हैं, हमको हमारे सामान नहीं मिलते। ठीक है, छोटी मोटी पार्टीज में भी। ठीक, तो डिसऑर्डर से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो मतलब एंट्रोपी क्या कराता है, उस सिस्टम में कितनी रैंडमनेस है, कितना डिसऑर्डर है, वही उस सिस्टम की एंट्रोपी है। मतलब किसी पर्टिकुलर सिस्टम में जो रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस है ना वही एंट्रोपी है। ठीक, तो ये हो गया हमारा कि एंट्रोपी होता क्या है। ठीक, अब अगर आप इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो रैंडमनेस और जो डिसऑर्डरनेस होता है वो क्या है, वो चेंज है ना। ठीक, तो हम इसको डेल्टा एस, चेंज को तो हम डेल्टा लगाकर ही डिनोट करते हैं ना, ये हमारा बहुत ही पुराना राजा महाराजाओं के जमाने से चला आ रहा है कि चेंज को हम किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा से करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और ये होता है क्यू रिवर्सिबल बाई टी। अगर आप इसको देख करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो मैं इसको रख कर देती हूँ। ठीक है, अगर आप इसको देख करके इस एक्सप्रेशन को, ठीक है, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी, तो ये हमारा क्या कहता है, ये जो हमारा एक एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है एंट्रोपी कैलकुलेट करने का। ठीक है, ये हमारा कह रहा है कि हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम एट टेम्परेचर टी, मतलब टी टेम्परेचर पर जो आप सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं वही है एंट्रोपी, है ना। तो एंट्रोपी देख लीजिए है रैंडमनेस डिसऑर्डर किसी भी सिस्टम का। ठीक है, इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की अगर आप बात करेंगे तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई डेल्टा टी। ठीक है, और ये है हीट सप्लाई टू अ सिस्टम एट टेम्परेचर टी, मतलब टी टेम्परेचर पे किसी सिस्टम को जो आप हीट सप्लाई देते हैं वो आ गई आपकी एंट्रोपी। ओके, तो ये तो हमारी बात हो गई एंट्रोपी की। ठीक है, अब अगर आप इसमें आगे आ जाएं, ठीक है, तो बेसिकली
अगर आप एंट्रोपी मान लो कैलकुलेट कर लिया आपने एंट्रोपी, ठीक है, आपने एंट्रोपी कर ली कैलकुलेट, ठीक, डेल्टा एस की वैल्यू सपोज आ गई पॉजिटिव एक कंडीशन में, और दूसरी कंडीशन में कोई और केमिकल चेंज है, कुछ और आपने निकाला, उसमें डेल्टा एस की वैल्यू आ गई नेगेटिव। तो हम क्या समझेंगे, अभी तो मतलब बातें कर रहे थे ना रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस, तो हम इससे क्या समझेंगे, तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है, ठीक है, अगर हमारी वैल्यू डेल्टा एस की पॉजिटिव आती है, तो हम कहेंगे सिस्टम में जो रैंडमनेस है, जो सिस्टम में रैंडमनेस है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, मतलब सिस्टम की रैंडमनेस इंक्रीज होगी अगर वैल्यू पॉजिटिव है। और उसी का आप अपोजिट कर देखते तो बहुत ज्यादा समझदार हैं आप, कि रैंडमनेस क्या होगी, घट जाएगी, है ना, डिक्रीज हो जाएगी। वेरी गुड, आप तो बहुत ही समझदार हैं, हमने तो सोचा भी नहीं था, ठीक है। तो सिस्टम की रैंडमनेस इंक्रीज होगी, वैल्यू डेल्टा एस की पॉजिटिव होगी तो, और डिक्रीज होगी जब वैल्यू डेल्टा एस की नेगेटिव होगी। गेट इट, ठीक है। और अगर आप इसकी यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या होगी, हीट जूल, टेम्परेचर आपका केल्विन में, अगर मॉलिक्यूल की बात की जा रही है तो मोल, तो जूल पर केल्विन मोल। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी एंट्रोपी की बातें, ठीक है, नॉर्मली। तो अच्छा, इससे हम क्या कह सकते हैं, मान लो कोई सब्सटेंस है, सपोज कोई सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी हमारा सब्सटेंस है, एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस को क्या कहते हैं, एनी सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। तो कोई सब्सटेंस है, ठीक है, एक हमारा मान लो गैसियस सब्सटेंस है, दूसरा हमारा लिक्विड है, ठीक है, और एक सॉलिड है। तो आपके अकॉर्डिंग एंट्रोपी किसकी सबसे ज्यादा होगी, तो गैस की एंट्रोपी, ठीक है, गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी, फिर हमारी एंट्रोपी लिक्विड की होगी, ठीक है, उससे कम हमारी लिक्विड की एंट्रोपी होगी, और फिर हमारी जो है एसएस सॉलिड की होगी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, ये जो हमारा ऑर्डर है ये इसलिए है क्योंकि एंट्रोपी क्या होता है, डिसऑर्डर होता है ना। तो सॉलिड तो बेचारा एक क्यूब है, कोई रेक्टेंगल स्क्वायर के स्पेस में शेप में होता है, और इतने ज्यादा मतलब मॉलिक्यूल्स क्या कहते हैं उनको आपस में वाइब्रेट करने की भी उसमें जगह नहीं है ना, वो ठीक से वाइब्रेट नहीं कर सकते, मूवमेंट क्या करेंगे, हैं उत्पाद क्या ही मचाएंगे, वो ठीक से एकदम ऐसा देखते नहीं, गाड़ी या बसें जो है एकदम खचाखच भरी होती हैं, कोई चलती हुई बस जा रही है और उसमें चढ़ लेते हैं, बिल्कुल खचाखच भरी है, हम नीचे वाली सीट से ऊपर तक कदम नहीं रख पा रहे, तो बिल्कुल वहां क्या कहते हैं, एक दूसरे के टच से मस होने की जगह नहीं है, तो वहां पे क्या ही गुंजाइश है कि हम किसी से हाथ मिला लें और बहुत एकदम जाके गले वाले लग जाए, है ना। तो बेसिकली सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स इतने पास होते हैं, इतने पास होते हैं कि हम उनको वाइब्रेट ठीक से नहीं करा सकते, वो वाइब्रेट नहीं हो सकते, ठीक है। बहुत एक्सेस टेम्परेचर प्रोवाइड कर दो वो अलग की बात है, स्पेशल केसेस, नॉर्मली स्पॉन्टेनियसली, है ना, वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो उनकी एंट्रोपी सबसे कम हो जाएगी। लिक्विड की बात करोगे तो हाँ फोर्स है बट वो दूर है ना, फ्लो कर रहे हैं, तो उस केस में एंट्रोपी सॉलिड से ज्यादा हुई। और गैस में बिंदास एकदम फ्री घूम रहे हैं, है ना, पापा ने सुबह से फोन ही नहीं किया बेटा कहाँ घूम रहे हो, बिल्कुल फ्री एंट्रोपी इंक्रीज करे बढ़े पूरे शहर की, लेके बढ़िया फ्री की बाइक है, बाइक फ्री की नहीं लेकिन पेट्रोल पता नहीं कहाँ से ही मिल गया उनको। चलो, तो ये है हमारा एक ऑर्डर एंट्रोपी का, ठीक है। तो कहने का मतलब है कोई भी आप गैस है उसका डिसोल्यूशन करवा दो, एक्सपैंड कर दो गैस को, ठीक है, तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये तो आपकी थी एंट्रोपी की बातें, ठीक है, ये हो गई आपकी एंट्रोपी की बातें, ठीक है। आपने जान लिया कि हम एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब जो है एक नई चीज आती है, ठीक है, नई चीज क्या आती है, गिब्स फ्री एनर्जी। जो नई हमारी कहानी में जो नया ट्विस्ट आया हुआ है ये है गिब्स साहब की फ्री एनर्जी। गिब्स, इतना ट्विस्ट की खुशी मिल गई कि एफ ही नहीं मिल रहा है। गिब्स फ्री एनर्जी, ये है हमारी गिब्स फ्री एनर्जी, नहीं ये तो लिखा है गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो ये गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है, हम स्टार्टिंग से देखें तो हम अभी मैंने इससे पहले बोला था कि हम कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शंस में या किसी भी प्रोसेस में रिएक्शंस में चेंजेस एक्सचेंजेस
की ही बात कर रहे हैं ना, हमने बात की फिजिबिलिटी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस की, तो हम कहीं ना कहीं क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे रिएक्शंस करा रहे हैं, हाँ भाई एंथैल्पी में भी हीट कंटेंट कैलकुलेट कर रहे थे किसी भी केमिकल प्रोसेस का, है ना। अभी एंट्रोपी में भी हमने जो स्पॉन्टेनिटी की कैलकुलेशन की कि हम कैसे किसी सिस्टम में हीट जो सप्लाई की जा रही है उसकी स्टडी कर लेंगे, रैंडमनेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिसऑर्डरनेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो रिएक्शंस की ही स्टडी की जा रही है, लेकिन अभी तक हम किसी नतीजे पे ठीक से पहुंच नहीं पाए हैं। हमारा एंथैल्पी भी फेल हो गया, हमारा एंट्रोपी भी फेल हो गया फिजिबिलिटी को बताने के चक्कर में, है ना। फिजिबिलिटी कोई नहीं बता पाया, तो ये एक ना आखिरी उम्मीद हमारे पास है कि शायद ये फिजिबिलिटी बता देगा, ठीक है। तो हम रिएक्शंस बेसिकली ये एक जो है किस जो फ्री एनर्जी है, ये रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस के साथ साथ में उसके फिजिबल होने का भी दावा करता है, एक पैरामीटर क्रिएट करता है रिएक्शंस की फिजिबिलिटी की, उसकी स्पॉन्टेनिटी की कैलकुलेशन के लिए, है ना। देखते हैं कितना दावा इनका सही है साहब का, ठीक है। तो जो गिब्स की फ्री एनर्जी है, ये क्या है, पैरामीटर है कैलकुलेट करने का, ठीक है। क्या कैलकुलेट करने का, रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी, उसकी फिजिबिलिटी, ठीक है। तो ये डिनोट गिब्स फ्री एनर्जी, तो ऑब्वियस सी बात है जी से डिनोट किया जाएगा, है ना। आई बात समझ में। तो इसका अगर आप बात करेंगे, देखो होता क्या है कि अगर आप जो है एंट्रोपी मान लो, ठीक है, मान लो चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है, यूनिवर्स का, ठीक। तो यूनिवर्स की एंट्रोपी में क्या क्या चीजें मिली होंगी भाई, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, है ना, प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग, है ना, समझ लेंगे आगे सराउंडिंग, ठीक है। तो ये है आपकी यूनिवर्स की एंट्रोपी, है ना, उसमें सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी ऐड है, ठीक है भाई। यूनिवर्स हमारा सिस्टम सराउंडिंग से ऑब्वियसली मिलकर के बना हुआ है, तो उसके कंपोनेंट्स में भी तो चीजें ऐड अप होंगी, ठीक। तो ये हो गया। तो गिब्स फ्री एनर्जी जो हमारा है, अगर आप इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो ये भी एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी। भाई स्पॉन्टेनिटी की नीड है तो एंट्रोपी तो रहेगा ही, और हीट कंटेंट भी किसी हर प्रोसेसेस हर रिएक्शंस में चाहिए होगा। तो जो गिब्स की फ्री एनर्जी है, ये जो प्रेडिक्ट करती है, एक हिसाब से गिब्स फ्री एनर्जी प्रेडिक्शन है, पैरामीटर, एक पैरामीटर है जो प्रेडिक्ट करता है कि हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या किस बेस पे फिजिबल होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल होगी, रिवर्सिबल डायरेक्शन में फिजिबल होगी, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब फिजिबिलिटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है, ठीक है। और जो है स्पॉन्टेनिटी को तो बताती है, ठीक है। तो ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है गिब्स फ्री एनर्जी का, ठीक है, H माइनस टीएस, ठीक है। अगर आप इसमें चेंज की बात करेंगे, है ना, चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज हर किसी की लाइफ में इंपॉर्टेंट है, चेंज हर इन्वायरमेंट में इंपॉर्टेंट है, तो चेंज यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो गिब्स सर की जो ये एनर्जी है, गिब्स की फ्री एनर्जी है, ठीक है। इसमें अगर आप चेंज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसके चेंज की बात करेंगे, हैशटैग चेंज, वी आर टॉकिंग अबाउट हैशटैग चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, है ना। तो ट्विटर पे ट्रेंड भी करवा दो, इतना काम कर लिया तो, ठीक है, गिब्स की फ्री एनर्जी, है ना, ठीक। लो एक और हैशटैग लगा दिया, वैसे हैशटैग मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, बहुत सारी चीजें मुझे पसंद है। तो जो है अब इसमें चेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, बस कुछ नहीं करना होता भाई, इतना आसान तो है। चेंज फाइंड आउट करना मतलब डेल्टा आगे लगाना है, बस आपको ये पता होना चाहिए ना किसके आगे ये सेट होगा, है। तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। हमने इसके आगे डेल्टा नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया उसकी वजह है, ठीक है, आपको अच्छा लगे तो आप लगा दें, ठीक है। क्यों नहीं लगाया, इसलिए क्योंकि कोई भी रिएक्शन होती है आप टेम्परेचर सेट कर देते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि रिएक्शन हो रही होती बीच में जा करके आप नहीं उसका जो है एकदम तेज कर देते हैं टेम्परेचर, ठीक है। तो आपको पता होता है कि इस रिएक्शन में हमारा टेम्परेचर कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक। ये आपका वो गैस नहीं है जाकर के प्रेशर कुकर पे रखा और अपनी मर्जी से स्लो कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको कांस्टेंट कंसीडर किया हुआ, कांस्टेंट का मतलब एक ही रेंज मान रखी है, ठीक है। तो ये हमारा चेंज है गिब्स फ्री एनर्जी का, ठीक है। अब अगर मान लें, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें, ठीक है, मैं सिर्फ कर देती हूँ, ठीक है। अगर आप इसमें बात करेंगे कि इसकी वैल्यू कैसे वैरी करती है, इस बार हमने एंट्रोपी की बात की थी कि इसकी वैल्यूज कैसे वैरी करती हैं, तो अगर आप इसकी बात करेंगे कि इसकी वैल्यू कैसे वैरी करती है, तो अगर हमारा गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा G नेगेटिव आता है, ठीक, और दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये होगी कि ये पॉजिटिव आएगा, ठीक,
ये दो कंडीशंस होंगी, एक तो डेल्टा जी हमारा नेगेटिव आएगा, दूसरा डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव आएगा। और एक बात हो सकती है, डेल्टा जी हमारा जो है 0 से ज्यादा हो सकता है तो उसकी अलग कंडीशन बनेगी, और डेल्टा जी हमारा 0 से कम हो सकता है उसकी अलग कंडीशन बनेगी। ठीक है, ये बेसिकली हमारी कंडीशंस फॉर्म होती है। ठीक है, तो अगर हमारा गिब्स फ्री एनर्जी 0 से ज्यादा आ रही है तो मतलब रिएक्शन कैसी होगी, रिएक्शन हमारी फिजिबल होगी। अब फिजिबल कहाँ होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल होगी। कहाँ फिजिबल होगी, फिजिबल, यहां पे तो आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये फिजिबल होगी हमारी, फिजिबल इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फिजिबल इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और ये हमारी जो है फिजिबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारी फिजिबल होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर नेगेटिव है तो हम क्या कहेंगे कि वो स्पॉन्टेनियस होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, वो हमारी हो जाएगी, ठीक है, नो स्पॉन्टेनियस, सॉरी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है, वो हमारी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, और इस केस में हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक, तो ये तो हमारी हो गई गिब्स फ्री एनर्जी की बात। ठीक है, अब हम इसमें कुछ और भी चीजें हैं उनको भी समझ लेते हैं। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लें, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें जो और चीजें हैं वो ये है, देखो, ठीक है, एक टेबल बना देते हैं। ठीक है, डेल्टा एच, ये थोड़ा सा मतलब इससे आप अगर इसको भी माइंड में रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। डेल्टा एस और ये हमारा डेल्टा जी और इसके बिहाफ पर प्रॉपर्टी। ठीक, देखो अभी जो जितना नेगेटिव पॉजिटिव हुआ है ना वो सारा यहाँ पे समझ आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा एच अगर नेगेटिव है और डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव, मतलब हमारी जो केमिकल रिएक्शन जो भी प्रोसेस हो रही है वो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। ठीक, अब डेल्टा एच अगर हमारा जो है पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, मतलब प्रोसेस हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अगर हमारा डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एस भी नेगेटिव है तो ये होगा क्या, ये हमारी होगी जो हमारी जो प्रोसेस होगी वो लो एट नेगेटिव एट लो टेम्परेचर एंड पॉजिटिव एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग, ठीक है, स्पॉन्टेनिटी भी इधर हो जाएगी। ठीक है, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर एंड नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एट लो टेम्परेचर एंड नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, और इसी अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। मैं लिख देती हूँ, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव एट लो टेम्परेचर है, पॉजिटिव एट हाई टेम्परेचर है। तो नेगेटिव अगर है तो स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर एंड नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, और इसी के जस्ट अपोजिट कर देंगे, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर एंड स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर एंड स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी टेबल है। ओके,
नोट डाउन, ठीक है, कर लिया होगा, ठीक है, मैं इसको रख कर देती हूँ, ठीक है। इसको आप अच्छे से मतलब भाई देख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बहुत ज्यादा माइंड लगाने की नीड नहीं है, ठीक है। अगर नहीं समझ आएगा तो मैं बताती हूँ, अगर मतलब थोड़ी कंफ्यूजन हो ना तो मैंने पहले क्या लिखा है, पहले एक नेगेटिव लिया है फिर पॉजिटिव लिया है, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कर दिया, ऑलवेज नेगेटिव कर दिया है, ठीक है। ये डेल्टा एच, बस ये आप सीरियसली याद कर लेना, यहाँ पर डेल्टा जो है हमने एच लिया है, यहाँ पे डेल्टा एच लिया है, यहाँ पे डेल्टा जी लिया है, फिर इनकी साइन के बिहाफ पर हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्कस की है। तो नेगेटिव से स्टार्ट करना है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव, ओके। और ये हो जाएगा हमारा ऑलवेज नेगेटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब इस कंडीशन में डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव एट लो टेम्परेचर, पॉजिटिव एट हाई टेम्परेचर, इसी का उल्टा यहाँ पर देना है, नेगेटिव एट लो टेम्परेचर, पॉजिटिव एट हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, नॉन स्पॉन्टेनियस हाई टेम्परेचर, ठीक है। हल्का सा आप ट्विस्ट करेंगे, हल्का सा माइंड यूज करेंगे अपना एक निमोनिक के फॉर्म में, फिर आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत आसान है, टफ नहीं है, ठीक है। ये इसलिए ताकि आपको बहुत ज्यादा मतलब दिमाग नहीं लगाना पड़े, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लें और आप ओके सेट हो जाएगा आपके माइंड में, ठीक है। तो अब लास्टली हम बात कर लेते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, ठीक है। तो जो हमारा थर्ड लॉ है ना, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक। अगर आप बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, ठीक, तो इसमें बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा नीड नहीं है किसी भी कॉन्सेप्ट की, बस ये जो है हमारा ये जो लॉ है, इसको अगर आप इसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर के नाम से याद कर लें, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो आपको हमेशा याद रहेगा। हमारा जो ये थर्ड लॉ है, ये कहता है कि किसी भी प्रोसेस में अगर आपका जो एक अप्रोच है जीरो पर पहुंच जाता है, मतलब उसका टेम्परेचर जो है 0 केल्विन में पहुंच जाता है। जीरो का मतलब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, 0 केल्विन क्या है, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर अप्रोच कर जाए, ठीक है। तो वहां पर जो है ये कंडीशन बन जाती है कि वो एब्सोल्यूट जीरो हो गया, वो प्रोसेस कहाँ पहुंच गई, एब्सोल्यूट जीरो में पहुंच गई, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सपोज करें कि आपका कोई सिस्टम है, ठीक है, इसमें कोई भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, ये आपका कोई सिस्टम है, इसमें कोई भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन हो रही है इसमें, ठीक, फिजिबल है नहीं फिजिबल, स्पॉन्टेनियस नहीं, वाला बात है, ठीक है, वो सारी चीजें आप उधर डिस्कस कर चुके हैं बाकी चीजों में। तो अगर आप इसको जो है 0 पर टेंड करा देते हैं, ठीक है, ये 0 टेम्परेचर पर अप्रोच कर जाता है, तो मतलब 0 टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, 0 केल्विन हुआ ना, और ये जो 0 केल्विन है, तो ये थर्ड लॉ कहता है कि जब अगर उसका टेम्परेचर 0 पर अप्रोच कर जाता है तो ये जो है 0 एट एब्सोल्यूट 0 पर पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि जब वो रिएक्शन 0 पर टेंड कर जाए, 0 टेम्परेचर पर टेंड कर जाए और 0 केल्विन में पहुंच जाए, तो हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये समझते हैं कि वो एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पर पहुंच गई है, उसी को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। बस यही है हमारा थर्ड लॉ, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी ही चीजें आपको समझ आई होंगी स्टार्टिंग से यहाँ तक, ठीक है। मैंने थर्मोडायनेमिक्स ऑलमोस्ट मतलब कुछ एक आध चीजें रह गई हूँ, ठीक है, वैसे ऑलमोस्ट मैंने कवर करा दी है, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री बचा हुआ है, ठीक है। तो कुछ बच्चे अभी कंफ्यूजन में अगर हों कि मैंने जो है इंथैल्पी का वो क्या बोलते हैं, जो इंथैल्पी में रिएक्शन ऑफ इंथैल्पीज की बात नहीं की है, या मैंने जो है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन नहीं पढ़ाया है, और भी कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी में आपका थर्मोकेमिकल इक्वेशंस के बाद में जो चीजें हैं वो थर्मोकेमिस्ट्री में आती है, ठीक है। तो वो मैं अलग से पढ़ा दूंगी, ठीक है, वो एक दो लेक्चर में कवर अप आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली मैंने पढ़ा दिया है। जो थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट है जिसमें कार्नोट का जो है सेकंड लॉ में कार्नोट वगैरह भी आता है, कार्नोट साइकिल, तो वो सारी चीजें मैं वहां पर पढ़ा दूंगी। एंड आई रियली होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। बाकी मजे से पढ़िए, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।